Assalamualaikum. Welcome back in Comprehensive Life. This is मोहम्मद नौमान here. आज हम क्लास 9 का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द सेल। और उसमें हम आज पहले लेक्चर में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेल के बारे में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसके अलावा देखेंगे कि सेल डिस्कवर कैसे हुआ और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमने सेल के बारे में डिस्कस करना है। यूं समझें कि ये पूरी बायोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें सारे टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो जैसे कि अगर मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ, फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। जैसे कि जिस वक्त आप जहाँ पर बैठे हैं, आप इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो आपको कुछ बिल्डिंग्स नजर आएंगी। कोई अगर बिल्डिंग ना भी नजर आई तो कोई चीज ऐसी तो चीज जरूर, चाहे अपना रूम समझ लें, आप अपने रूम में बैठे हैं तो आपकी जो रूम की जो दीवारें हैं, आप सोचेंगे कि हमारा रूम जो है वो किस चीज से मिलके बना है। तो आप कहेंगे कि जो हमारा रूम है वो ईंटों से मिलके बना है, कि जब बहुत सारी छोटी छोटी ईंटें आपस में मिल गए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक रूम बना दिया या एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी। छोटी छोटी जो ईंटें थी, ब्रिक्स थी, वो आपस में जुड़ी और उन्होंने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे एक फर्ज कर ले हम इंसान हैं, हमारे अंदर भी छोटी छोटी ईंटें हैं जो आपस में मिलकर एक बड़ा सा इंसान बना देती हैं। और उन छोटी छोटी ईंटों को पता क्या कहते हैं? उन छोटी ईंटों को हम सेल का नाम देते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन और इसकी मोर डिटेल को डिस्कस करते हैं। तो अगर यहाँ पर सबसे पहले सेल की डेफिनेशन को डिस्कस किया जाए तो सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के एक ऐसा यूनिट है, एक छोटा सा, एक ऐसी चीज है, एक सब्सटेंस है लाइफ का, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाएगा। स्ट्रक्चरल भी होगा और उसके फंक्शन भी होंगे। मतलब क्या कि स्ट्रक्चर कहते हैं साख, उसकी बनावट को कहते हैं कि उसकी कोई ना कोई शेप भी होगी और फंक्शन, वो कोई ना कोई काम भी परफॉर्म कर रहा होगा। कहाँ पर? लाइफ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई ऐसा छोटा सा सब्सटेंस जिसकी कोई शक्ल भी हो और कोई काम भी अपना कर रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल। तो जहाँ पे आपके लिखा हुआ है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये उनमें छोटी छोटी ईंटें हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि हमारी बॉडी जिस तरह या एक बिल्डिंग है वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी है, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से मिलकर बना है, जिसको हम क्या कहते हैं? इन ब्लॉक्स को हमने नाम दिया हुआ है सेल का। तो उम्मीद है इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। हम इसको थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाते हैं कि इसकी सेलुलर बेस पे इसकी दो टाइप्स हैं। सेलुलर बेस पे इसकी फर्दर आगे दो टाइप्स हैं जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं। किस बेस पे? सेलुलर बेस पे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि सेलुलर बेस पे इसकी दो टाइप्स हैं। एक का नाम है यूनिसेलुलर और दूसरे का नाम है मल्टी सेलुलर। इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इनके पता होना चाहिए कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं। यूनिसेलुलर उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिसमें ओनली वन सेल प्रेजेंट, कि जिसमें सिर्फ एक सेल होगा, सिर्फ एक सेल पर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मुश्तमिल होगा, एक से ज्यादा सेल नहीं होंगे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यूनि मीन वन, यूनि मीन आप यूज समझ, यूनि मीन वन, कि ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ एक सेल हो। अगर वो सेल डेड हो जाए तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी डेड हो जाएगा। अच्छा, इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो हमारे पास एक अमेबा है। अमेबा हमारे पास है। अमेबा वो एक ऐसा इस दैट्स लाइक
ये इस तरह का होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर इसका डेड सेल मतलब सॉरी अगर इसका जो सेल है ये पूरा एक सेल है, अगर ये डेड हो जाए तो ये पूरे का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अमेबा है ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मर जाएगा। इसके अलावा हम आते हैं मल्टी सेलुलर। क्या होते हैं मल्टी सेलुलर? ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं जिनके पास 2 और मोर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल होंगे, ठीक है, जिसमें इसमें सिर्फ एक सेल था, उसमें क्या होंगे 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर cells आर प्रेजेंट, उनको हम नाम क्या देते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। अगर इसमें 2 या 2 से ज्यादा सेल होंगे, ज्यादा होंगे 2 या 2 से ज्यादा सेल होंगे, उनको हम नाम क्या देंगे? मल्टी सेलुलर। अगर इनमें कोई सेल डेड हो भी जाता है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसकी मैं एग्जांपल आपको दूं, इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है वो हम अपनी एग्जांपल ले लेते हैं। होमो सैपियन मतलब क्या? इंसान, ह्यूमन के ले लेते हैं। अब ह्यूमन की एग्जांपल अगर ले हम, अब ह्यूमन की एग्जांपल को अब देखें हम कि अब हमारी बॉडी में जो डेड सेल है, जैसे कि एग्जांपल ले लें हमारे जो ये नाखून है, नाखून जो हम जिसको हम काटते हैं, जो कि बड़े हो जाते हैं, हम उनको काट देते हैं, जो फेंक देते हैं, वो असल में डेड सेल होते हैं हमारे। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? अब देखिए कितने सारे लाख खरबों की तादाद में वो जो डेड सेल होते हैं वो हम फेंक देते हैं, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट्स इट कि अगर यूनिसेलुलर का सेल डेड हो जाए तो पूरी की पूरी बॉडी जो होगी वो मर जाएगी, लेकिन अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का कोई एक सेल डैमेज हो जाए या डेथ हो जाए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ आ रही है? डेड सेल हमारे नाखूनों में पाए जाते हैं। तो ये था सेलुलर बेस पे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में थोड़ा सा डिफरेंस। अब इसके अलावा हम एक और डिफरेंस पढ़ते हैं यहाँ पे कि सेल के, हम इस पे यहाँ पे एक और डिफरेंस पढ़ते हैं, टाइप्स समझ लें या जो भी ज़हन में आए, कि कुछ सेल हमारे पास स्मॉल होते हैं और कुछ सेल हमारे पास कुछ सेल हमारे पास लार्ज होते हैं। अब जो स्मॉल सेल होंगे वो हम अपनी इस आंख से, नेकेड आई से नहीं देख सकते उसको, ठीक है। मतलब क्या कि स्मॉल सेल कैन नॉट सी विद नेकेड आईज, ठीक है, कि इसको हम अपनी इस आंख से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें क्या चीज जरूरत होगी? इसके लिए हमें जो जरूरत होगी वो होगी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से हम सेल को, इस छोटे छोटे सेल को देख सकते हैं। जैसे कि फर्ज कर लें बैक्टीरिया का सेल हो गया, बैक्टीरिया का सेल देखना हो तो हमें क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। इसकी एग्जांपल हम लिख सकते हैं बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल मतलब ये ऐसे सेल होंगे जिनको हमें देखने के लिए, पहले तो हमें अपनी इस आंख से नजर नहीं आएंगे नेकेड आई से, हमें इसको देखने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हमें इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो लार्ज सेल होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? उनको सी विद नेकेड आई। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि आपने कभी सेल देखा हुआ है बगैर माइक्रोस्कोप से, तो आप उनको यस में जवाब दे सकते हैं कि लार्ज सेल जो होते हैं वो हम उनको क्या करते हैं? सी विद नेकेड आई, के हम उसको अपनी आंख से देख सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब उसकी एग्जांपल पता है क्या होगी? आप कोई भी एग देखते हैं, एग, जैसे कि फर्ज कर लें आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है ऑस्ट्रिच एग की। ऑस्ट्रिच एग, ये एग जो है शुतुरमुर्ग जिसको बोलते हैं, ये पूरे का पूरा एक सेल है। मेरी बात समझ आ रही है? अगर आपसे कोई पूछे कि आपने कभी सेल देखा है तो आप उनको एग की एग्जांपल दे सकते हैं कि जो एग सेल होता है वो एक एग जो होता है पूरे का पूरा एक सेल होता है हमारे पास। तो ये इसका था साइज की बेस पे डिफरेंस, और ये इसका था सेलुलर बेस में इसके टाइप समझ इसके। तो इसमें हमने देखा कि सेल जो छोटे होते हैं वो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते, जबकि जो बड़े सेल होते हैं उनको हम अपनी इस आंख से देख सकते हैं। उसकी एग्जांपल हमने क्या ली? ऑस्ट्रिच का एग, या आप हैन मुर्गे का अंडा भी आप ले सकते हैं। तो ये था सेल के बारे में थोड़ा बहुत आपके बुक के मुताबिक जो डिफरेंस था वो मैंने यहाँ पे
क्लियर करवा दिया आपको। इसके अलावा हम अब चलते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल, के सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल का क्या, कैसे ये डिस्कवर हुआ और इसका में अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वगैरह वगैरह, हम आगे फर्दर उनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। बहरहाल इसको मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे ये। उन्होंने 1665 में 1665 में सेल को डिस्कवर किया। अब उन्होंने कैसा डिस्कवर किया, अब वो हम देखते हैं कि उन्होंने ना फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्लाइस ऑफ, एक टुकड़ा लिया, स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क से मुराद आप यहाँ पे बार्क भी लिख सकते हैं। बार्क कहते हैं बेसिकली ये छाल को, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि बार्क कहते हैं छाल के। अब उन्होंने एक दरख्त की एक छाल को लिया, छाल जैसे फर्क स्टेम के इर्द गिर्द मोटी छाल होती है, स्टेम के आप ओकेशिया का या कीकर का दरख्त ले ले, उसके इर्द गिर्द मोटी छाल होती है। उसने एक छाल को एक छोटा सा उसने पीस लिया, स्लाइस लिया और उसको क्या किया, उसको अंडर माइक्रोस्कोप, उसने सिंपल माइक्रोस्कोप यूज की। सिंपल उसने क्या किया, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर, सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर उसने उसको स्टडी किया। जब उसने सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर, मतलब इतनी एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं थी वो, बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप थी, तो मतलब छोटी छोटी चीजों को जूम करके बड़ा करके दिखाती थी। उसमें ज्यादा जैसे आज के दौर में एडवांस्ड हैं, तब एडवांस नहीं थी, बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप थी, उसने वो यूज की। उसने जब वो छाल को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उसको एक छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस नजर आए, मतलब क्या, जैसे शहद की मक्खियों का छत्ता होता है, मतलब जब उसने माइक्रोस्कोप के नीचे वो उस टुकड़े को रखा तो यूं समझ लें ये एक टुकड़ा था एक छाल का, तो उसके अंदर उसको छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आए, टुकड़े ऐसे, मतलब छोटे छोटे, इसको ऐसे शहद की मक्खियों का छत्ता होता है, हनी कॉम्ब जैसे होता है, हनी कॉम्ब लाइक, उसको अंदर छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर नजर आए। उसने इन छोटे छोटे जो आपको सुराख नजर आ रहे हैं, उन्होंने इस छोटे छोटे सुराखों को नाम दिया कि ये हमारे पास सेल है, सेल हमारे, इसने उनको नाम क्या दिया, इन छोटे छोटे को नाम दिया उसने कि हमारे पास सेल है। इसको हम पूरे का एग्जांपल आप ले लें, हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उसको नजर आया, उसने उसके अंदर छोटे छोटे इन सुराखों को देखा, एक छोटे छोटे मतलब सेल्स हमें, उनको उसने नाम क्या दिया, सेल का नाम दिया। मतलब उसको स्लाइस को रखने के बाद उसने क्या लिखा, अगर मैं आपके यहाँ लाइन में लिखना चाहूं तो उसको स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर उसको नजर आए, जिसको उसने नाम क्या दिया, उन स्ट्रक्चर को उसने जो नाम दिया, वो नाम दिया उसने उनको सेल का, कि वो जो स्ट्रक्चर थे वो उसने उसको सेल का नाम दिया। तो यहां तक तो था काम रॉबर्ट हुक का, जिसने 1665 में सेल को डिस्कवर किया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेल कब डिस्कवर हुआ, तो आप कह सकते हैं कि 1665 में रॉबर्ट हुक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, जिन्होंने दरख्त की एक छाल को लिया और माइक्रोस्कोप के अंदर उनको स्टडी किया, तो उनको एक शहद की मक्खियों की छत्ते की तरह छोटे छोटे सुराख नजर आए, छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आए। उन्होंने उन बॉक्सेस को क्या नाम दिया, सेल का। अच्छा, उसके बाद एक स्कॉट के, मतलब स्कॉटिश साइंटिस्ट थे 1831 में, उन्होंने, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, दोनों का नाम मिलता जुलता है, उसका नाम रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, और बस हुक और ब्राउन का फर्क है। इन्होंने क्या किया, इनके पास एडवांस माइक्रोस्कोप थी, मतलब इनके पास सिंपल माइक्रोस्कोप थी, इनके पास क्या थी, एडवांस माइक्रोस्कोप थी, मतलब उसमें फंक्शन जो थे वो ज्यादा थे। एडवांस माइक्रोस्कोप थी उनके पास। उसने, मतलब रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर, मतलब ये छोटे छोटे सेल नजर आए, फिर छोटे छोटे सेल, ये जो मैंने ऊपर अभी बनाए हैं, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना दूं तो ये हमारे पास एक सेल उसको एक नजर आया, जो मैंने इस चीज को बड़ा करके बनाया है। उसने इसके अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया कि इसके अंदर, सेल के अंदर
न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस नाम की भी कोई चीज है। ठीक है, क्या डिस्कवर किया उसने? उसने सेल के अंदर क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। उसके बाद फर्दर मतलब ये एडवांस माइक्रोस्कोप के आने के बाद और भी ऑर्गेनेलीज, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, बहुत सी आगे ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल के अंदर डिस्कवर की गई। उनको हम अगले लेक्चर में फर्दर उनको डिस्कस करते रहेंगे। बहरहाल ये था आपका एक सेल के बारे में इंट्रोडक्शन, और सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है उसके बारे में हमने इसको कि डिस्कवर कैसे हुआ वगैरह वगैरह, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। देखिए, दुनिया में छोटी से छोटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी कोई चीज हो, मतलब छोटे से छोटा जानदार, जैसे बैक्टीरिया का सेल हो गया या बैक्टीरिया हो गया, या सबसे बड़े से बड़ा जानदार जैसे कि व्हेल मछली हो गई, ये सब चीजें बिल्डिंग ब्लॉक्स से बनी हुई हैं, और उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम नाम देते हैं सेल का। आपके बुक में साइड की तरफ एक ब्लू बॉक्स में एक यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, कैरियोटिक सेल, और अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा यूं कर लेता हूं, और इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। देखिए, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल को हम आगे मजीद अगले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन अब आपकी ये आ गया तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि हमारे पास यूं समझ लें एक सेल है, ये हमारे पास एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है। अब इसके अंदर भी दरमियान में डीएनए मौजूद होगा, इसके अंदर भी क्या होगा? डीएनए होगा, इसके अंदर भी क्या होगा? डीएनए होगा, और भी बहुत सी चीजें। बस मैं आपको सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेन बात है इसमें, कि इसमें भी डीएनए है, यूकैरियोटिक सेल में भी, प्रोकैरियोटिक सेल में भी डीएनए है। अगर यूकैरियोटिक सेल में ये जो डीएनए है ये पैक्ड हो, मतलब इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन हो, उसको, उस सेल को हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। उसमें जितनी भी बाकी चीजें होंगी वो सारी के सारी क्या होंगी? पैक्ड होंगी। मेरी बात समझ आ रही है आपको? कि जो यूकैरियोटिक सेल होगा उसके जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस वो क्या होगा? वो पैक्ड होगा मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द, उसको हम क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक सेल। या दूसरी जुबान में यूं समझ लें कि जिस सेल में न्यूक्लियस होता है उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, और जिस सेल में ये न्यूक्लियस नहीं होता उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। बहरहाल मतलब कि जिसमें डीएनए पैक्ड हो उसको कहेंगे यूकैरियोटिक सेल, और जिसमें डीएनए से खुला पड़ा हो, वो पैक्ड ना हो, उसको पैक ना किया गया, उसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन ना हो, उसको हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। या दूसरी जुबान में कि जिसमें न्यूक्लियस वाज़ेह तौर पे नजर नहीं आता, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। अगर मैं आपको वन वर्ड में लिखना चाहूँ कि एन से मुराद है न्यूक्लियस, कि जिसमें न्यूक्लियस होता है उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, और जिसमें न्यूक्लियस जो होता है वो ना होने के बराबर समझ लें उसको होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये था आज आपका टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि सेल क्या होता है, सेल की डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया, उसके सेलुलर बेस पे उसकी टाइप्स को डिस्कस किया, उसके साइज पे उसकी टाइप्स को डिस्कस किया, और इसके अलावा स्ट्रक्चर सेल को हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक आए थे 1665 में, उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, और इसके बाद स्कॉटिश के रहने वाले स्कॉटलैंड समझ ले 1831 में उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, और उन्होंने क्या दरियाफ्त किया? उन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।